एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। सो हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और इक्विलिब्रियम में जो दो पार्ट है ऑलरेडी आप लोग को इसके बारे में पता है, जिसका पहला पार्ट दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखी हैं तो सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आज हम लोग उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसका पहला वीडियो है, ये कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो कहां से स्टार्ट होगा टॉपिक, तो याद रखिएगा स्टार्ट होगा कि किन सब्सटेंसेस के बारे में हम आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करते हैं उसके बारे में। तो पहले सब्सटेंस को हम कैटेगराइज करेंगे, तो आप लिख सकते हैं जो हेडिंग आपने लिखा है ना, तो उसमें आप लिख लीजिएगा क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसका अगर डेफिनेशन पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, भाई साहब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सब्सटेंस को हम कैटेगरी में बांटेंगे, दो कैटेगरीज। सब्सटेंस को हम दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, सारे डेफिनेशंस नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले देख लीजिए कि किस तरह से किस फ्लो में हम चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। एक हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा को हम क्या बोल देंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है जानते हैं, जब इसे हम वाटर में घोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसको हम वाटर में घोलते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगे, उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा वो सब हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट को हमने पानी में डाला और वो 100% डिसोसिएट हो गया। नहीं समझ में आ रहा, आगे जाकर और डिस्कस करेंगे। अगर डिसोसिएशन क्या हो जाए, 100%। लेट सपोज आपने एक गिलास वाटर लिया और उसमें आपने 1 मोल ऑफ शुगर लिया। शुगर नहीं, शुगर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। नमक ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, आप NaCl ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा वो 100%, 1 मोल जितना भी आपने लिया 1 मोल टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। अच्छा, किस तरह से हम पहचानेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, किस तरह से हम पहचानेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको हम कैटेगरी बता देते हैं, याद रखिएगा। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बचा क्या भाई साहब, वीक इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ दो ही चीजें बचे हैं। कौन सी चीजें, ना वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। अगर वीक एसिड या वीक बेस है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट्स है, चाहे कोई भी सॉल्ट हो, वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में चला जाता है। जैसे कि मैंने बोला आपको पहले में ही कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे, जिसको पानी में घोलने के बाद आयनाइज ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं ग्लूकोज, जैसे कि शुगर, है ना, ये सब किसका एग्जांपल है, आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो कॉमन एग्जांपल्स है आपके सामने हम रख रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज, सुक्रोज बोल सकते हैं, शुगर है, या आप यूरिया कह सकते हैं, बहुत सारे हैं, यूरिया, ETC। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जनरली, सारे नहीं कह रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, जिसको हम वाटर में डालेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मतलब जो आयंस में डिसोसिएट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए वन बाय वन सारे डेफिनेशंस को हम देखते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो बातें हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें हम लोग नेटवर्क क्रिएट किए थे, अभी सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सबके डेफिनेशंस हम यहाँ पर लिखे हैं। और इस चैप्टर के अंदर इन करने से पहले जो बातें जरूरी है उनको हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद चैप्टर में इन करेंगे हम लोग बखूबी तरीके से। क्या लिखा है, कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। आपसे पूछ रहा है, जरा बताइएगा, सॉल्ट NaCl क्या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कोई बच्चा बोलेगा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम बोलेंगे नॉन कंडक्टर है।
लेकिन जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, पानी में घोलेंगे, तब ये कंडक्टर है। याद रखिएगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो मोल्टेन स्टेट में या इन एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर होता है। तो यहां पर उसी के बारे में बात हो रहा है कि कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाए? कंडक्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी को, व्हाइल द अदर डू नॉट। बाकी सब क्या करते हैं? कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है अदर डू नॉट एंड दस रेफर्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ गया है? आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल जितने भी एसिड है, जितने भी सॉल्ट है, वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। आगे बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर इलेक्ट्रोलाइट कोई है तो उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में एक एक करके चर्चा हम करने जा रहे हैं। लिख रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आर आयनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल कि अगर NaCl सॉल्ट है, आपको पता सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अभी हमको बता दिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये बच्चा कंप्लीटली टूट जाएगा किसमें? Na+ और Cl- में। बोलने का मतलब है कि जब आपने NaCl को पानी में डाला और स्टीर कर दिया, घोल दिया अच्छा से, तो घोलने के बाद आपको सिर्फ उस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा, NaCl नहीं मिलेगा। मतलब ये कंप्लीटली खत्म हो जा चुका है। क्लियर है कि नहीं? कंप्लीटली आयनाइज हो चुका है, कह सकते हैं कि कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए लिख रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आर आयनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। 100% डिसोसिएशन हो चुका है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं? 100% डिसोसिएशन बोलिए या 100% आयनाइजेशन कहिए, एक ही बात है। 100% आयनाइजेशन कहिए या 100% डिसोसिएशन कहिए, एक ही बात है भाई। डिसोसिएट होकर आयन ही तो बना है। क्लियर है कि नहीं है? तो while the weak electrolytes are only partially dissociated, मतलब अगर इसके जगह कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो 100% डिसोसिएट नहीं होता। मतलब अगर NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर NaCl क्या होता कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, तो जब हम उसको पानी में डालते और स्टीर करते, थोड़ा देर बाद जब हम उसको चेक करते तो Na+ भी मिलता, Cl- भी मिलता और कुछ NaCl भी मिल जाता, जो कि डिसोसिएट नहीं हुए होते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बट NaCl अनफॉर्चुनेटली क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा बहुत बात आगे हम करेंगे, जो कि इस चैप्टर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आयंस एंड द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम एक वीक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड। आपको ये बात पता है कि वीक एसिड है और सारे वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर हम यहां पर बात करें, ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें? एक्वस सॉल्यूशन, इसको पानी में डाला एसिटिक एसिड को, तो क्या होगा? ये टूटेगा किसमें? ना CH3COO- एंड H+ में। और आपको एक्वस लिखना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक्वस लिखिए। क्लियर है कि नहीं? और यहां पर लिखिए कि ये किसमें है? घुला हुआ एक्वस स्टेट में है भाई साहब। ये नहीं कि फ्रीली मूव कर रहा, नहीं, एक्वस में है, पानी में है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कह रहा है अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। मतलब अभी इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? ना सर, CH3COO-, एसीटेट आयन और H+ आयन और साथ में ये मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, अभी ये तीनों मौजूद है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे लिख रहा है दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी टाइप के जो रिएक्शंस हैं, इसी टाइप के जो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? जो मॉलिक्यूल है और उसके रेस्पेक्टिव आयंस है सॉल्यूशन के अंदर पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि यहां पर आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात अब आपको कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जो अभी तक हम लोग समझ पाए हैं, दैट इज
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इट मींस इक्विलिब्रियम का मतलब ये कभी नहीं हो सकता है कि कंप्लीटली जो रिएक्टेंट स्पीसीज है खत्म हो जाए। इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जिस स्टेज में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे और प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और ये जो कन्वर्जन का रेट है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आर इक्वल। जो रेट है दोनों का कन्वर्जन का, कन्वर्ट होने का, मतलब ये है इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है कि जब आप रिएक्टेंट के भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहे और प्रोडक्ट के भी कुछ मौजूद रहे। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, याद रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही सिर्फ होता है। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट हो जाता है, ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ, ये H3COOH क्या हो रहा है, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन आपस में कंबाइन करके वापस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का सिंबल हो गया है। और एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए एक बेस ले लीजिए, जैसे NH4OH वीक बेस है, मान लीजिए इसको पानी में डाल दिया, घोल दिया, ये क्या बन जाएगा भाई, NH4+ एक्वस और OH- एक्वस। क्लियर है कि नहीं? अरे वीक बेस है, अगर वीक बेस है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ बिहेव करेगा और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं करता है। वीक एसिड या वीक बेस, जिसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकता है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, या फिर कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप समझ चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही इन्वॉल्व होंगे। तो चलिए, अब असल मायने में आप कह सकते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो है एसिड और बेस। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिस्कशन चल रही है एसिड और बेस के बारे में ही चर्चा चल रही है। सॉल्ट के बारे में चर्चा हो रहा क्या? नहीं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट नहीं हो सकते हैं। सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिड और बेस है। तो इन एसिड और बेस को पहले हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें एसिड और बेस को डिटेल में समझ लेना है और उसके बाद हम लोग इस आयनिक इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाएंगे। तो एसिड बेस आप हेडिंग लगाए हैं। आपको शुरुआत में बता दें, एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट आप क्लास 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सही है अपने जगह, बट उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। उस लिमिटेशंस को क्रॉस करने की वजह से अलग अलग और भी साइंटिस्ट एसिड और बेस पे वर्क किए हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आप पढ़े हैं ऑलरेडी उसे ही कहा जाता है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। पहला टॉपिक, इसी को हम रिवाइज करा देंगे आपको। उसके बाद एसिड बेस के बारे में डिटेल में जानकारी ब्रोनस्टेड लॉरी ने दिया और उसके बाद लुईस ने दिया। तो ये तीनों चीजों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि एसिड और बेस एक्चुअली में क्या होता है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अर्हेनियस वाला जो आपको पता है सिर्फ से काम नहीं चलेगा। आगे ब्रोनस्टेड लॉरी और लुईस कॉन्सेप्ट करके इन तीनों कॉन्सेप्ट को वन बाय वन हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से कि अर्हेनियस भाई साहब ने एसिड और बेस के बारे में क्या कहा जो आप जानते हैं। क्या जानते हैं? तो देखिए लिख रहा है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन, H+ आयन जिसे आप कहते हैं, एंड bases are substances that produces hydroxyl ion, that is OH- ion। क्या कहता है अर्हेनियस? फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, HCl पानी में डाल दिया, इसको क्या बनेगा यार, बोल जरा फटाक से, कि H+ एक्वस पानी में डाला इस वजह से और Cl-। तो जब भी आप पानी में डालोगे एसिड को, वो क्या देगा? H+ आयन देगा, ये कह रहा है। तब ये क्या है? एसिड है। क्लियर है कि नहीं? और अगर कोई OH- आयन देता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि NaOH है, एक्वस पानी में डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? दैट इज Na+ एक्वस में और OH- एक्वस में। क्लियर है कि नहीं? यहां एक्वस छूट गया था। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी में घोलने के बाद कौन सा आयन दे? हाइड्रोक्सिल आयन दे, दैट इज OH- आयन दे, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हुए आ रहे हैं आज तक और आगे जाकर के हम इनके लिमिटेशंस को देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात हमको ऑलरेडी पता था सर, जो पानी में घोलने के बाद H+ आयन दे दे
एसिड जिसको पानी में घोलने के बाद OH माइनस आयन दे दे उसको बेस कहते हैं। और कौन बताया था? अर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट। इट इज नोन एज अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? पहला, लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशंस ओनली। बोल रहा है अगर HCl को वाटर के जगह कोई और चीज में डाल दें तो वो हो सकता है H प्लस आयन ना दे। क्लियर है कि नहीं? तो क्या ये एसिड एसिड नहीं रहेगा? इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो नहीं देगा, क्योंकि इट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली। ये बताता है कि पानी में जब घोलेंगे तो ऐसा होगा, कोई और सॉल्वेंट का यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो एक लिमिटेशन तो आपका यही हो गया, पहला बात। दूसरा बात कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ H प्लस आयन इन दी वाटर। सुनिए ध्यान से, आपको समझा रहे हैं यहां पर कि जब आप मान के चलिए HCl को पानी में डुबा दिए तो क्या बना? H प्लस। और H प्लस जब बना तो पहले से उसमें क्या है? वाटर है, दैट इज H2O है, H2O है। और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फिर? ये जो लोन पेयर है इसको ये H प्लस अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करने के वजह से एक नया आयन का फॉर्मेशन होता है H3O प्लस, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो जब आप पानी में जाकर के H प्लस आयन को ढूंढेंगे ना, आप पाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो जल्द से जल्द क्या करता है? H प्लस H2O के साथ मिक्स होकर के H3O प्लस बना लेता है, आपको H प्लस मिलेगा ही नहीं। तो ये एक लिमिटेशन हो गया आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ H प्लस आयन इन वाटर। पानी में आप H प्लस आयन खोज ही नहीं पाइएगा। क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि H प्लस विल रेडियली रिएक्ट विथ H2O एंड फॉर्म अ न्यू आयन, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन कह सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस बात को ध्यान रखिएगा कि वाटर में H प्लस आयन खोज नहीं पाइएगा, आप किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा? H3O प्लस में, हाइड्रोनियम आयन में। गॉट इट? समझ में आ रहा? तो ये एक लिमिटेशन हो गया। तीसरा बात कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसिड एंड बेसिस विदाउट H प्लस एंड OH माइनस। आज के टाइम पे ऐसे कई एसिड्स आगे आप पढ़ने जा रहे हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन नहीं देता है। ऐसे कई सारे बेसिस आप पढ़ने जा रहे हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, जिसे पानी में डाल दिए तो OH माइनस आयन नहीं देता है, बट वो सब भी एसिड है और बेसिस है। क्लियर है कि नहीं? तो आज के टाइम पे ये बात हमें पता है कि कई एसिड्स ऐसे होते हैं जिसका एक्वस सॉल्यूशन H प्लस आयन नहीं देता है, ऐसे कई बेसिस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस आयन नहीं देता है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन इसका अरेनियस का आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अरेनियस कॉन्सेप्ट, यू येट हैव नोन अबाउट दिस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज ब्रोंस्टेड-ग्लोरी कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, दैट इज ब्रोंस्टेड-ग्लोरी कॉन्सेप्ट। इनके हिसाब से एसिड क्या है, बेस क्या है, ये समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ हाइड्रोजन आयन एंड अ बेस आर द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयन। अरे हाइड्रोजन आयन दैट इज H प्लस को हम सिंपली प्रोटॉन कहते हैं, आपको पता होगा। H प्लस, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, वो भी निकाल चुका है, तो क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो इसको शॉर्ट में हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, इन शॉर्ट एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। ध्यान रखिएगा, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो आपका एसिड है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जो एसिड होगा, एसिड क्या होगा? प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन दे सकता है। इससे अगर एक प्रोटॉन दैट इज H प्लस अगर निकल जाए तो क्या बनेगा? भाई साहब ये डोनेट कर सकता है, तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? बेस। तो ये जो डोनेट कर रहा, किसको कर रहा होगा? बेस को। ध्यान रखिएगा क्या बनेगा? बेस बनेगा। जब भी एसिड से एक H प्लस निकलेगा तो वो एक्सेप्ट कौन करेगा? बेस। और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल बेस। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखिएगा इसको नाम दिया गया है, एसिड अगर है, H प्लस अगर उससे निकल रहा है तो जो बेस बन रहा है उसे हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए मान के चलिए बेस है एक, बेस क्या कर सकता है भाई? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, माने एक H प्लस को ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये एक्सेप्ट कर रहा होगा तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। लेकिन कौन सा एसिड बनेगा? तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है तो बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चा एसिड से एक H प्लस निकाल दो, क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। बेस में एक प्रोटॉन दैट इज H प्लस ऐड कर दो, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। यहां पर सबको समझ में आ रहा है?
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि देखिएगा हम एक एसिड ले रहे हैं HCl, ये एसिड है, सबको पता है, ठीक है। एक हम ले लेते हैं बेस, ले लेते हैं एक बेस ले लेते हैं NH4OH, ये बेस ले लिया हम। तो एसिड और बेस हमने ले लिया। तो एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होता है सबको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर रिमूव होगा। हम सॉल्ट को लिखने जा रहे हैं, दैट इज NH4Cl होगा। क्या होगा? NH4Cl होगा, हाँ कि ना? ये क्या बनने वाला है? सॉल्ट और साथ में वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस उधर मिलना चाहिए, अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड उधर मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? तो इसको तोड़ के देखेंगे हम। क्या ना, NH4 प्लस और साथ में क्या है? Cl माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। HCl अगर एसिड है तो इससे H प्लस अगर निकाल दिए, ध्यान दीजिएगा, एसिड में से क्या करते हैं? H प्लस निकाल देते हैं, तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। तो आपको दिख रहा है ये Cl माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, हाँ कि ना? क्योंकि HCl में से H प्लस निकल चुका है, तब तो Cl माइनस बना है। सो दिस इज एसिड बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, आगे जाके नाम बात करेंगे, ठीक है कि नहीं? हम कह सकते हैं कि HCl एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? तो Cl माइनस है। सिमिलरली NH4OH में आप क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, क्या बना है? NH4 प्लस। तो क्या किए हैं आप इसमें? अरे NH4 प्लस, NH4Cl होता है, सही लिखे हैं क्या? चेक करो। या NH4OH हमने लिया बेस, NH4OH हमने लिया बेस। एक काम करते हैं, सिंपल लेते हैं थोड़ा सा, अमोनिया ले ले यार, अमोनिया। हम बता रहे हैं आपको अमोनिया क्या है, बेस लेते। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में चले गए। क्या बोला? अरे अमोनिया तुमने ले लिया मान के चलो, और तुम्हारे पास जो बेस बन रहा है वो NH4Cl बन रहा है, NH4Cl बन रहा है। तो यहाँ NH4 प्लस है और ये Cl माइनस है। अब ठीक है, अब ठीक है, NH4 प्लस, अब ठीक है। तो ये तुम्हारा बेस है अमोनिया, हम बता रहे हैं आपको, अभी नहीं पता कोई बात नहीं, लुईस बेस है, क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट चूंकि नहीं पढ़े हैं तो आप आगे जाके समझ में, ये बेस है, हम बता रहे हैं आपको। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कहीं मिलना चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड कब मिलेगा? जब बेस में एक हाइड्रोजन आयन, दैट इज H प्लस आयन ऐड हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, NH3 में अगर एक H प्लस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? NH4 तो बनेगा ही और एक प्लस भी आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि NH3 अगर बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH4 प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। बोलिए, समझ में आ गया है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? तो इनका क्या कहना था, समझ में आ गया है ना ब्रोंस्टेड लोरी का, कि अगर एसिड है तो प्रोटॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, और अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे। समझ में आ गया है? नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इससे सवाल बनते हैं, इसलिए हम आपको और थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को समझने जा रहे हैं बहुत डिटेल में। मान के चलिए आपके पास ए पेयर ऑफ एसिड बेस दिया हुआ, एक एसिड है एक बेस है, तो क्या वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? सिंपल बात, द एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन, यहां से इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन। अगर जो पेयर्स ऑफ एसिड और बेस आपको दिया हुआ है, उन दोनों में सिर्फ किस चीज का डिफरेंस हो? H प्लस का डिफरेंस हो, वन प्रोटॉन का डिफरेंस, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने यहां पर अमोनिया, सॉरी HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक एसिड दिया हुआ है। अगर ये एसिड है तो इसके पास क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। भाई ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो आपको कह रहे हैं, अगर कॉन्जुगेट बेस निकालना, अगर एसिड है तो एसिड क्या करता है बच्चा? H प्लस डोनेट करता है, तो बस H प्लस इससे एक निकाल दीजिए। H प्लस अगर निकाल दीजिएगा तो क्या मिलेगा? NO3 माइनस, हाँ कि ना? तो अब जो आपके पास है वो क्या है? एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सपोज H2SO4 है आपके पास, ठीक है, इससे आपको क्या निकालना है? एक H प्लस निकालना है।
मान के चलिए गलती से SO4 2- आपने लिख दिया, क्योंकि आपको पता है H2SO4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2H+ और SO4 2-, हाँ कि ना? तो क्या ये कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड का? ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिफरेंस किसका हो चुका है पता है? 2H+ का डिफरेंस हो चुका है, तो ये बात तो एकदम गलत है। फिर सही क्या है? H लिखना होगा, SO4 लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। अगर आप चेक कर सकते हैं, एक H का डिफरेंस है और प्लस का डिफरेंस है, एक माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि H+ निकला है तो माइनस दे के गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपका जो है ये सही है, ये एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है, ये नहीं है। क्लियर है कि नहीं? गलत भी करके दिखा दिए। देखिए कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसका कॉन्जुगेट बेस आपको निकालने के लिए बोला, क्या करना है? समझ में आ रहा होगा? HCO3- ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक हाइड्रोजन निकाल देना है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बच्चा? ओनली Br- हो जाएगा। H+ निकाल दिए, इससे H+ निकालिए तो क्या हो जाएगा बताओ तो जरा? SO4 2-, पहले से एक माइनस था, एक और माइनस देना पड़ेगा क्योंकि H+ निकला है तो एक माइनस दे के जाएगा। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है कि नहीं? मान लीजिए H3O+ है, H3O+ में से अगर H+ निकलता है तो क्या बन जाता है? H2O। आपको याद होगा H2O को जब H+ से मिलाते हैं तब H3O+ मिलता है। तो ये क्या हो गया इसका? H2O क्या हो गया इसका? कॉन्जुगेट बेस हो चुका है H3O+ का। समझ में आ रहा है? इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस, ऐसे दे देगा और आपको ये ढूंढना होगा। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली सवाल इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, मान के चलिए आपके पास बेस है, ये तो बेस है NH3, अभी थोड़ा देर पहले बताया। इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड आपसे पूछ लिया जाएगा। क्या पूछेगा ना? कॉन्जुगेट एसिड बताओ जरा क्या होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? सुनो भाई, बेस है तो बेस क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। H+ ऐड कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर NH3 की जगह NH4 और एक प्लस। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। अब इसमें एक H+ और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH3 हो जाएगा। यस और नो? एक प्लस माइनस था, एक प्लस आया तो खत्म हो गया, और NH2 था, NH3 बना दिया। तो ये क्या हो चुका है? इसका कॉन्जुगेट एसिड हो चुका है। इसका भी कॉन्जुगेट एसिड, इस पे H+ ऐड कर दो यार, H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, क्योंकि H+ और OH- क्या हो जाता है? H2O हो जाता है। इसमें भी H+ ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? H2CO3। ये सारे क्या हैं? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दीज बेसेस। समझ में आया सवाल कैसे आएंगे? क्लियर है? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और यहां पर हम देते हुए जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट कहता है जानते हैं? सुनिए ध्यान से समझते चलिएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इससे भी सवाल आया हुआ है। अगर मान के चलिए इनमें से कोई भी जो एसिड आपने लिया है वो वीक एसिड है, लेट्स सपोज क्या है? वीक एसिड है। ध्यान से समझिएगा, अगर वीक एसिड लिया तो इसका क्या बनेगा ना? कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और वो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना बच्चा, वो स्ट्रॉन्ग 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 कॉन्जुगेट बेस। इसका जस्ट रिवर्स कीजिए, अगर आपने मान के चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो बेस बनेगा वो क्या होगा? वीक होगा, वीक होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जस्ट इसका रिवर्स ले लिया जाए। चलिए मान के चलिए आपके पास एक वीक बेस है, क्या है? वीक बेस है, और वीक बेस से आप क्या बनाएंगे सर? कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। लेकिन जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा इससे। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो बनेगा वीक, दैट इज वीक कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि आप कहां से कहां जा रहे हैं। अगर वीक एसिड लिया है तो जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो एसिड लिया वो स्ट्रॉन्ग लिया है तो बेस वीक बनेगा। वीक अगर बेस वीक लिया है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा और उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो वीक बनेगा। कॉन्सेप्ट याद रहेगा ये बातें? क्लियर है कि नहीं है? चलिए बहुत कुछ पढ़ लिया इसके बारे में। अब हम देखिए सवाल बनाना बहुत जरूरी है टॉपिक पढ़ने के बाद, ध्यान रखिए। अच्छा चलिए सबसे पहले काम करते हैं, इतना जो पढ़ा इसमें लिमिटेशन क्या है इसको देख लें। इसमें भी कुछ कमी है ना, इसके लिमिटेशंस को देखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके लिमिटेशंस को देखना है। पहला लिमिटेशन आपको दिख रहा है, एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एल्युमिनियम क्लोराइड
ये क्या है, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड SnCl2 टीन क्लोराइड। कहीं पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? आप एसिड को क्या कह रहे हैं? ब्रोंस्टेड लोरी क्या कह रहा है एसिड को? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन है क्या इसके पास? अरे H+ है क्या? हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा इसमें। हाइड्रोजन रहेगा तभी तो डोनेट कर पाएगा। तो ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से ये सारे क्या है? एसिड है ही नहीं। लेकिन आपको बता रहे हैं दीज आर एसिड्स बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस। आगे जाके हम पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ब्रोंस्टेड लोरी ने ये एसिड्स के बारे में बात नहीं कर पाया भाई साहब, पहला बात। दूसरा बात कह रहा है एसिडिक ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यस और। लेकिन क्या इन दोनों में हाइड्रोजन है? अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कैसे डोनेट करेगा? इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? एसिड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात का प्रूफ है आपके पास। इट कैन न्यूट्रलाइज द ऑक्साइड्स लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड, यस और नो। कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालें, क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेस। ये बेस है और ये एसिड है, न्यूट्रलाइज होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर रिमूव होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात का प्रूफ है आपके पास। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है, ये सब क्या है? एसिड है। इस बात का प्रूफ है। लेकिन इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो एसिड है नहीं, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डोनेट कहां से करेगा? समझ में आ गया है लिमिटेशन? बहुत सिंपल लिमिटेशंस था। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की तरफ चलेंगे, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड बेस कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है क्लास 11th के लिए वो यही है। क्या कहता है ये? एन एसिड इज अ स्पीसीज which accepts electron pair and base which donates electron pair। उसको हम क्या कह देंगे ना? लुईस एसिड एंड लुईस बेस। मतलब ध्यान रखिएगा, लुईस एसिड किसको आप कह रहे हैं? व्हाट इज लुईस एसिड? लुईस एसिड क्या है भाई? ना ऐसा कोई स्पीसीज दैट मे बी सिंगल एटम, दैट मे बी ग्रुप ऑफ एटम, ऐसा कोई स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी हो, एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी हो। एसिड के अगर बारे में बात करें, सॉरी, एक्सेप्ट करने का बारे में बात, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको हम क्या कह देंगे? लुईस एसिड। सिमिलरली लुईस बेस किसे कहेंगे? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी है, उसको हम लुईस बेस कह देंगे। एक अच्छा एग्जांपल जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में, जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ रहे थे, वहां पर हमने इस एग्जांपल को लिया था और फिर हम सेम एग्जांपल को लेने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कि आपके पास NH3 है, आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा हुआ होता है, और एक स्पीसीज हम ले रहे हैं BF3। आपको पता है ये p ब्लॉक एलिमेंट है और इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। अरे बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 आ रहा है यार, 1s2 2s2 2p 1, तो वैकेंट है p, खाली है p। तो ये क्या करता है बोरॉन? इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और बनाता है ये बनाता है किस तरह का बॉन्ड बताओ तो दोनों के बीच में? इस तरह से। इधर हम लिख रहे हैं NH3 बच्चा, ये लोन पेयर को यहां दिखाते हैं, और यहां पर लिख रहे हैं BF3। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। दिस बॉन्ड इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट जो है केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बताया है। यहां पर कौन एसिड है कौन बेस है कैसे पता चलेगा? भाई साहब, जो डोनेट कर रहा है वो क्या है? लुईस बेस है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब NH3 के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़े हुए हैं जो डोनेट कर सकते हैं ये,
वो क्या है, लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा, मतलब दिमाग में समझ में आ रहा है, बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल था, उसी तरह वैकेंट d ऑर्बिटल किसी के पास होगा, वो भी क्या होगा, लुईस एसिड होगा भाई, जो एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर हो चुका है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बेस आप पढ़ रहे हैं लुईस बेस, इसके कई टाइप्स होते हैं। जनरली आप कह सकते हैं दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। इन दोनों टाइप्स को पढ़ लीजिए, काफी है, और जो एग्जांपल्स देंगे उतना ही याद कीजिए, दैट इज एनफ, मोर देन एनफ। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है सारा आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। लिख रहा है यहां पर टाइप ऑफ लुईस बेस, दो टाइप हमने लिया, दो कैटेगरी हमने लिया। इसमें आपको ध्यान सबसे बड़ा बात क्या रखना है कि बेस अगर है तो डोनेटिंग कैपेसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोनेटिंग कैपेसिटी। तो डोनेटिंग कैपेसिटी किसके पास होगा, या तो किसी के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा रहेगा, या किसी के पास माइनस चार्ज रहेगा। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है यार, खुद का एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा वही एक इलेक्ट्रॉन देके गया। तो एक्स्ट्रा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, चाहे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में या लोन पेयर के फॉर्म पे, वही हो सकता है। तो हमने पहला जो टाइप लिया है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो है, बट उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर। और दूसरा कैटेगरी हमने लिया है नेगेटिवली चार्ज आयंस, यही डोनेट करने के कैपेसिटीज रखेंगे। तो जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है वही एग्जांपल्स को हम आपके सामने रख रहे हैं, लिख लीजिएगा। मॉलिक्यूल है NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, जैसे H2O, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दो होते हैं। जैसे मान के चलिए कोई अल्कोहल है ROH, इस ऑक्सीजन में भी लोन पेयर होता है, आपको पता है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। RNH3 NH2 सॉरी RNH2 अमाइन, अमाइन, आप लोग ऑर्गेनिक में ये चीजों को पढ़ेंगे, RNH2 अमाइन बोलते हैं, एक अमाइड होता है CONH2, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपका लुईस बेस हो चुके हैं। एक्स्ट्रा लोन पेयर्स आपको दिख रहा है, मॉलिक्यूल्स है, कोई चार्ज नहीं है, बट दे कैन डोनेट देयर एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू अदर, इसलिए ये सब बेस है। नेगेटिवली चार्ज आयंस, जो भी नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो सारे किस तरह से कंसीडर करेंगे हम लोग लुईस बेस उसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सब डोनेट किया जा सकता है। जैसे कि OH माइनस हो गया, जैसे कि Cl माइनस हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी माइनस चार्जेस है, H माइनस कर सकते हैं, RO माइनस कर सकते हैं, H माइनस, बोले सर H माइनस तो पढ़ा नहीं कभी जिंदगी में, तो तुम मूर्ख है। हाइड्राइड आयन है, H माइनस आयन, H प्लस भी होता है, H माइनस भी होता है। उसके बाद जैसे कि मान के चलिए RO है, RO माइनस, R मतलब समझ में आ रहा है, कोई अल्काइल ग्रुप है ये, CH3 C2H5 ऐसा कुछ भी ग्रुप लगा हुआ, उसमें O लगा हुआ है, उसमें उस ऑक्सीजन में माइनस चार्ज लगा हुआ, RO माइनस। मान के चलिए NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने, तो क्या बन गया NH2। अरे समझा कि नहीं समझा, मान के चल NH3 है, इससे H प्लस निकाल दिया तो क्या बनेगा NH2 माइनस ही तो बनेगा, और नाइट्रोजन पे -2 एक्चुअली में लिखते ही यहाँ है, लेकिन नाइट्रोजन पे एक्चुअली में माइनस है, ठीक है कि नहीं। तो ये सारे नेगेटिव आयंस जो है विल बी कंसिडर्ड एज लुईस बेस। अब हम लोग चलेंगे लुईस एसिड्स की तरफ, कितने टाइप के हो सकते हैं देखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमें समझना है क्या टाइप्स ऑफ लुईस एसिड। तो दिमाग में ये चलना चाहिए, अगर एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब उसके पास खाली जगह होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला लिख रहा मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो, आप कह सकते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है जिस सेंट्रल एटम का। जैसे कि अगर आप ध्यान दें एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, क्लोरीन 3 ही लगाया बच्चा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसके बाद आप देख लो BF3 में, अभी एग्जांपल आपका BF3 का आया था, जिसमें बोरोन में वैकेंट p ऑर्बिटल थे, है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये सब हो जाएगा आपका BCl3 डाल सकते हैं, BF2 डाल सकते हैं, BCl3 BeF2 डाल सकते हैं। जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है वो सभी बता रहे हैं, ठीक है। आपको चेक कैसे करना है कि सेंटर एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। कमी कैसे पता चलेगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। केमिकल बॉन्डिंग अगर आप पढ़े हुए हैं तो ये सब आपके लिए बहुत टफ चीज नहीं जा रही। SnCl2 SnCl एटसेट्रा। अच्छा और क्या ना, सिंपल कैटायंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सिंपल कैटायंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लीजिए और उसका सिंपल कैटायन लिखिए, जैसे कि Fe डी ब्लॉक का एलिमेंट है, Fe2+ लिख दिए, इसका कैटायन बना दिए। वेनेडियम है 2+ लिख दिए, मैंगनीज है 2+ लिख दिए,
सर मैंगनीज तो 2+, 3+, 4+, 5+ कुछ भी हो सकता है। क्या लिखा है यहाँ पर? सिंपल कैटायंस। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर जिसको मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना होगा, वहां पर आप समझ में आएगा। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है इसका। क्लियर है कि नहीं? और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सेट्रा लिख लीजिए। आगे एक इंपॉर्टेंट बात जा रही है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, इससे सवाल बनता है। क्या कह रहा है? Molecules in which the central atom is bonded to a electronegative element with multiple bonds, जिसमें सेंट्रल एटम, जैसे मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखिए सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, और 2 ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, हाँ ना? और ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो CO2 भी क्या हो गया आपका? एसिड हो चुका है, लुईस एसिड हो चुका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे SO3 का अगर एग्जांपल ले लें हम, सल्फर है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो सल्फर से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। मान के चलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव कर दे, पार्शियल नेगेटिव कर दे, पार्शियल नेगेटिव कर दे, इसमें क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास आएगा। कमी होना चाहिए तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा ये। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, अगर पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसके पास कमी है तभी तो एक्सेप्ट कर पाएगा। एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी होना चाहिए, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है? बहुत सिंपल है ना। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम ऑफ p ब्लॉक हैज वैकेंट p ऑर्बिटल्स। अरे p ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे BF3 में बोरॉन p ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसमें p ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट होता, करके देख लो। बोरॉन 5 होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज 1s2, 2s2, 2p1। s तो पूरा भरा हुआ है, हाँ कि ना? लेकिन p वैकेंट है भाई, एक ही है। अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये यहां पर जाएगा, तो ये होगा, तब भी क्या है? तब भी वैकेंट है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन आने का जगह है इसके पास, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रखने का जगह है इसके पास। सो दीज आर कंसिडर्ड एज लुईस एसिड्स। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट। अब इनके लिमिटेशंस को हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लुईस कॉन्सेप्ट जो एसिड बेस पेयर का है, उस एसिड बेस का है, उसमें हम उसके लिमिटेशंस को देखने जा रहे हैं। पहला बात, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें जो भी एसिड और बेस के बारे में आपने पढ़ा, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, कौन सा लुईस एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब किसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा या किसका पीएच वैल्यू कम होगा, वो ये डायरेक्टली नहीं बता सकता था, इसीलिए तो पीएच का डिस्कवरी हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो पीएच स्केल बना इसी वजह से, कि पता करने के लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, ये पता करने के लिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, ये बात पता करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये बात नहीं बता सकते कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग या वो वीक है। सिमिलरली फॉर द बेस। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको ये बात पता है, ऑलरेडी ये बात पता है कि इसमें क्या होता है, जो एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, तो ये हो गया आपका लुईस बेस और ये हो गया आपका लुईस एसिड। इसके वजह से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अभी आपने देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है, कैसे पता चल रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी? देखिए ध्यान से लिखा है, एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। कोई एक एसिड को लीजिए, कोई एक एसिड को लीजिए, कोई एक बेस को लीजिए NaOH, मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। और आपको मैं बता रहा हूं ये एक फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, काफी तेजी से ये बात होता है, काफी तेजी से ये होता है। लेकिन अगर हम लुईस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें तो लुईस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि एसिड, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में एक बॉन्ड बनता है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिख रहा है बट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्लो प्रोसेस। तो एक दूसरे को बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना यार, कि जब एसिड और बेस को मिला रहे हैं तो फास्ट रिएक्शन होता है, लेकिन ये बोलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना एक स्लो प्रोसेस है। दोनों बात एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये तीनों इसका क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया। अब आप एसिड बेस पूरा समझ चुके हैं। शुरुआत इस टॉपिक का कहां से हुआ था भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइट समझे हम लोग। इक्विलिब्रियम में कौन से इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेप्ट किए हुए हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों किए हुए हैं? क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं होता है, आयनाइज नहीं होता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, एसिड बेस को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, तीनों कॉन्सेप्ट, दैट इज आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लोरी एंड लुईस। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू सॉल्व।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, साइनिंग ऑफ।